वीरता सिर्फ तलवार उठाने में नहीं होती, कभी कभी उसे नीचे रखने में भी होती है। फ्रॉम द थंडर ऑफ 155 आर्टिलरी गन्स, जहां धरती कांपती है और फैसले सेकेंड्स में होते हैं। आर्टिलरी जब फायर कर रही होती है तो कितने ही 100 kg, कितने ही टन एमुनिशन और एक्सप्लोजिव जो है वो दुश्मन के ऊपर बरसा रही होती है और धरती भी कांप रही होती है। आपके आसपास पर एक तूफान है, एकदम लोहे का, एक्सप्लोजिव का, आग का। आपने जो है दुश्मन के ऊपर ऐसा कहर ढाया है कि वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। वो उस ब्लास्ट जो लेटर ऑन इट वाज प्रूव टू बी इंसिडेंट 26 लोग गए थे एंड अबाउट 52 वर इंजर्ड। कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं डरता नहीं। तो जहाँ पे लिखी है वो तो आएगी। दैट द ड्रीम्स दैट आई वाज हैविंग और व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू वाज ऑन अ रोलर कोस्टर। इट वाज रेड, देयर वाज फायर, देयर वाज श्रीकिंग इन माय ईयर्स। ऑल दिस व्हाइल एट दिस हाई स्पीड व्हेन यू आर गोइंग अप एंड डाउन। मेरे को चक्कर भी आ रहा था, कोई चीख भी रहा था, आग भी थी वहाँ पर। एक्चुअली दैट एक्सपीरियंस व्हिच आई ट्राइड टू पुट डाउन इन दैट बुक थ्रू डेलिरियम। ऑप सिंदूर में जैसे पूरा फोकस रहा ऑन ड्रोन वॉरफेयर। पीपल डिडंट नो दैट आवर गन्स ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल वर फायरिंग कंटिन्यूअसली। जो वहाँ पे जयकारा निकलता है, जो वहाँ पे खुशी की लहर होती है कि हमने जो है टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे बाकी ट्रुप्स जो फ्रंट लाइन में सेफ हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। दैट फीलिंग नोबडी कैन अंडरस्टैंड। 76 countries. That's 1/3 of the world. Was it not a world war? In a way, it is. The US designated terrorist with a $10 million award on him. Now the president of Syria being welcomed into European nations and shaking hands with the leadership. Geopolitics is one big murky cauldron of confusion right now. The geopolitics is not really geopolitics right now. It's personal politics being played at the geopolitical level. आपको एक दीवार नहीं मिलेगी जिसमें आपको इतनी जगह मिल जाए जिसमें कि एक बुलेट होल नहीं है या फिर श्रैपनल का नहीं है इम्पैक्ट। Op Sindoor mein, they were extremely successful. They were already deployed across the line of control. Our troops could use them to power their systems even when they could not run the normal diesel generators, the diesel generators. So they were extremely successful over there. And that's been it's a matter of great pride for our company that we could give them something which actually did well in Op Sindoor and proved itself on ground. एंड अनफॉर्चुनेटली जो क्या होता है कि हमारे फौज में जैसे आपका रैंक रुक जाता है तो उसके बाद में आप एक परसीव्ड इंपॉर्टेंस जो है कम हो जाता है। Scars are stories written on the body. Every scar I have makes me who I am. कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि जंग सिर्फ ज़मीन पर लड़ी जाती है या इंसान के अंदर भी, क्योंकि असली जंग बंदूक से नहीं सोच से जीती जाती है। और शायद इसीलिए कहा भी गया है, वीरता सिर्फ तलवार उठाने में नहीं होती, कभी कभी उसे नीचे रखने में भी होती है। आज की कहानी सिर्फ एक फौजी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक स्कॉलर वॉरियर की, जो सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, स्ट्रेटजी रूम्स, ग्लोबल फोरम्स और अपने अंदर के सवालों से भी लड़ता रहा। फ्रॉम द थंडर ऑफ 155 आर्टिलरी गन्स, जहां धरती कांपती है और फैसले सेकेंड्स में होते हैं, टू द साइलेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कॉरिडोर्स, जहां एक गलत डिसीजन पूरे रीजन का फ्यूचर बदल सकता है। From leading men in some of the toughest terrains to now shaping the future of clean energy and defense technology in India. इनका सफ़र एक सीधी लाइन नहीं था, बल्कि एक ऐसा कर्व था जहां फिजिक्स, फिलॉसफी और फेट तीनों एक साथ टकराते हैं। एक तरफ है उनका सोल्जर इंस्टिंक्ट, जो रात के 2:30 बजे बिना वजह डिसीजन ले लेता है और ज़िंदगी बच जाती है। और दूसरी तरफ है उनका एकेडमिक माइंड, जो एमफिल, वेपन टेक्नोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी के ज़रिए हर चीज़ को लॉजिक से समझना चाहता है। तो सवाल ये है, क्या इंसान अपनी डेस्टिनी का मास्टर है या सिर्फ एक स्मॉल कॉग है एक बहुत बड़ी मशीन में? आज हम बात करेंगे जंग की, डर की, इंट्यूशन की और उस ग्रे जोन की जहां सच और परसेप्शन के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। लेट्स वॉक थ्रू द जर्नी ऑफ दिस सोल्जर, जिन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी बल्कि उस यूनिफॉर्म के हर लेयर को समझा है। प्लीज वेलकम कर्नल अद्वित्य कठुरिया ऑन द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। जैन सर, वंस अगेन वी आर मीटिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम सर। वो याद आ रहे हैं दिन हमारे IFT के जब हम MBA कर रहे थे? Of course. What a beautiful time, sir. It was, yeah. Indeed. I guess during our service tenure, this was one of the sweet honeymoon that we had during the very last phase of our career. Absolutely, and much required, yeah. How do you feel, sir, meeting Commander Victor Mike again, sir?
Oh, great as always, yeah. We've had very interesting discussions in IFT also, I remember. And I do believe you had given a hint of where you're going to start your journey with. Right. And it's great to see कि आज पहुंच गए हो वहाँ पर जहाँ पे तुम चाहते थे. तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मैं जिस दिन IFT में पहुँचा था अपने MBA के लिए, उसी दिन मैंने अपने क्लास के सारे बाकी ऑफिसर्स को बता दिया था कि मैं एक वो नमूना हूँ जो अपने दिल की बात सुनूंगा और इस पर्टिकुलर परसूट को फॉलो भी करूँगा. और अभी तक तो मैं जुटा हूँ, आगे पता नहीं सर. नहीं, God कारवां willing, कहाँ and चलेगा. going great guns, and my best wishes for that. Why Thank you not? so much, Yeah. Sir, it's honestly an honor to host you here and अभी तक कोई आर्टिलरी का ऑफिसर हमारे साथ जुड़ा नहीं था. So क्या हम 155 mm की आर्टिलरी शेलिंग आपके ऊपर धावा करें सर? Anytime, please. सर आप रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिलरी रेजिमेंट को सर. An arm that traces its lineage back to Babur's field guns at Panipat, and if I may say, sir, screw guns at mountain batteries. Yeah. Sir, कोई ऐसी चीज़ शायद नहीं भी पूछेगा, but in the heat of live firing, you know, those missions, does a gunner feel like that he's the master of the destiny, or does he feel like a very small cog in the massive violent physics of that nature, sir? Right. So it's really interesting to look at the perspective part of it, हाँ. Right. Because क्या है कि जब आर्टिलरी जब फायर कर रही होती है जी. तो कितने ही 100 kg, कितने ही टन एमुनिशन और एक्सप्लोजिव जो है वो दुश्मन के ऊपर बरसा रही होती है. और धरती भी कांप रही होती है. धरती कांप रही होती है. पूरा ऐसे होता है जैसे कि सिर्फ आपके आसपास पर एक तूफान है, एकदम लोहे का, एक्सप्लोजिव का, आग का, एंड आपको लगता है कि आपने ये बरसाया है, आपने जो है दुश्मन के ऊपर ऐसा कहर ढाया है कि वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा. वो करेक्ट सर. फीलिंग आपको आती है, पर लेकिन क्या आप उसको ये समझ लें कि यू आर द मास्टर ऑफ डेस्टिनी? नॉट रियली. वाई? बिकॉज you are just playing one part of this whole big game of warfare, right? आपने जो है एक्सप्लोजिव्स बरसाए, आपने जो है डिस्ट्रक्शन डाली एनिमी के ऊपर आपने, बट एक लोकेशन पर, 10 लोकेशन पर, 15 लोकेशन पर लड़ाई तो बहुत चलती है. तो यू आर जस्ट प्लेइंग वन पार्ट ऑफ दिस होल बिग गेम ऑफ वॉरफेयर. सो वाइल यू आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, नो डाउट्स, बिकॉज आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंश्योर करना कि जो हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं, जो इन्फेंट्री है जो आगे बढ़ रही है, जो हमारे आर्मर्ड कॉलम्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको जो है दुश्मन जो है कुछ ना कर पाए. कवर देना उनके लिए. कवर फायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर अल्टीमेट स्टेज ऑफ बैटल वेयर यू आर कमिंग फेस टू फेस विद द एनिमी. अगर आपने वो फेल कर दिया तो ऑब्वियसली दे विल फेस अ लॉट मोर ट्रबल, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ फेस कर सकते हैं वो. जी सर, हमारी तो इसलिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आपकी एक्यूरेसी, आपकी जो है डेडिकेशन उसमें जो है पूरी 100% हो आपकी. तो येस, यू डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट येस, मास्टर ऑफ डेस्टिनीज, नो, आई थिंक एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन पार्ट in this whole big game of warfare. And while you can contribute your bit to the utmost of your ability, master of destiny मैं नहीं बोलूँगा मैं, but yes, definitely a very important part of the big game. This is the beauty of a soldier जो एक पूरे conglomerate of Indian Armed Forces को समझता है, right from the very beginning of his mission, during his very initial times of his service life, जो live missions को, live firing को महसूस करता है, देखता है. and कितनी सरलता से आपने ये बात हमें भी समझाई सर. but of course सर, जब वो धरती कांपती है तो हमारे दुश्मन भी कांपते हैं सर. and आज के टाइम में when we have the satellite imagery available with us, I think our precision is becoming better and better, and that goes for our artillery regiments also, because हमारी capabilities भी अब बढ़ती जा रही हैं सर. Absolutely. मैं अपनी जनता, अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सर हैज़ ऑथर्ड अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड डिलीरियम. मैंने वो बुक पढ़ी है ऑब्वियसली बिकॉज मुझे सर को होस्ट करना था. उस बुक से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो हम आगे भी बात करेंगे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में, बट मैं अभी उसका ज़्यादा जिक्र ना करते हुए कुछ घुमा फिरा के अपने गेस्ट से चीज़ें पूछने वाला हूँ. सर, मैं आप जिक्र कर रहा हूँ उस S4 बोगी के बारे में. रात के 2:30 बज रहे थे. एक आपके अंदर इंट्यूशन जागी और आपने डिसीजन लिया कि आप S4 से अपने कॉमरेड
S2 में जो बैठे थे उनको मिलने जाएंगे। Yeah. उसी समय आई गेस आपने किसी को सी ऑफ भी करा था। यस और उसी क्षण में ऐसा कुछ होता है, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे आप अनस्कैट बाहर निकल आए। अगर मैं ये पूछूं, आप अपने आप को एक स्कॉलर वॉरियर कहलाते हैं, जानते हैं हम आपको उस नाम से। जो इंसान वेपन टेक्नोलॉजी में बिलीव करता हो, वो इंसान ऑल ऑफ अ सडन कुछ इंट्यूशन से एक जगह छोड़ता है। क्या बदला था उस दिन रात को एज एन इंडिविजुअल उस ब्लास्ट के बाद? I think it was one of the most I think serious incidents from which अगर मैं कंटिन्यू करता S4 में another 30 seconds 40 seconds अगर मैं वहाँ पे बैठा रहता तो I would not have been sitting here today, right? क्योंकि जहाँ पे मैं बैठा हुआ था उसी सीट के नीचे वो प्लेस हुआ गया था एंड इट वाज अ मैटर ऑफ उसी सीट के नीचे था? एग्जैक्टली उसी सीट के नीचे बॉम्ब प्लेस हुआ था। मैं उतरा हूँ, अपने फ्रेंड को मैंने सी ऑफ किया और वापस आते मेरे बस दिमाग में आया कि मैं जाके S2 में अपने कोर्समेट अपने सीनियर से मिलता हूँ मैं। और ये 2:30 बजे की बात है रात की, मतलब आपको भी दिमाग में आएगा नहीं कभी आपको। तो आई जस्ट नो दिस कि मैंने अपना बैग उठाया और मैं चल पड़ा हूँ। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। देयर हैज़ बीन नो कॉन्शियस थॉट और डिसीजन मेकिंग कि भाई रात होगी है नहीं जाता, नथिंग लाइक दैट। आई हैव जस्ट पिक्ड अप एंड वॉकड। और वो 30-40 सेकंड की बात है कि मैं वहाँ पे अंदर गया हूँ और मैं अपने सीनियर से मिला हूँ एंड उसी में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। वो उस ब्लास्ट जो लेटर ऑन इट वाज प्रूव टू बी अ टेररिस्ट इंसिडेंट, 26 लोग मारे गए थे एंड अबाउट 52 वर इंजर्ड, इंक्लूडिंग एवरीबडी हु वाज सिटिंग इन दैट कूपे जहाँ पे मेरी सीट थी। मैं क्यों वहाँ से मैं निकला, वहाँ से मैं चलकर मैं क्यों 2:30 बजे मेरे को लगा कि मुझे जाके मिलना है। अमंगस्ट अदर थिंग्स जो कि मैं शायद आपसे पहले मैंने आपसे जिक्र किया होगा मैंने, there have been other incidents also where fate has kind of guided me on to taking certain steps, or it has made me do something which has resulted in me getting saved. This is one of 3 life-saving incidents, incidentally, just one of 3. और इन तीनों को जब मैं as I have grown in life, जितने मेरे experiences हुए हैं, मैंने I have looked back and I have examined it and I have realized that it is because there is a path laid out for me. There is a higher power that is guiding me onto a path. It is a matter of chance that I have listened to that intuition where it was supposed to matter the most. Maybe subconsciously या जैसे भी है, मैंने वो सुनकर वो एक्शंस किए हैं जिसकी वजह से मैं बच गया हूँ हर बार। And when fate leads you onto a path and it wants you to reach a particular place in life, I think you will keep getting these hints. Everybody gets these hints. It's just that आप उनको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं, आप उनको सुनते हो कि नहीं। कई बार क्या है कि हम सरफेस लेवल पर हम सोचते रह जाते हैं हम, और हम अपने अंदरूनी जो दिल की बात जो है, जो सिक्स्थ सेंस जिसे हम कहते हैं, उसको हम सुनना भूल जाते हैं हम। सो आई एम अ फर्म बिलीवर कि इफ़ यू लिसन टू योर सिक्स्थ सेंस विच इज़ बेसिकली द यूनिवर्स गाइडिंग यू ऑन टू योर पाथ कि आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक यू आर मोर और लेस टेकन केयर ऑफ। बट येस, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कि आप सिर्फ सिक्स सेंस सुनते रहो। आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि क्या आप अपना फ़र्ज निभा रहे हो ज़िंदगी में। आर यू डूइंग द राइट थिंग्स इन लाइफ? आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लाइफ एज अ होल? आर यू डूइंग ऑल दोज थिंग्स विच यू आर सपोज टू बी डूइंग, द राइट थिंग्स? If these things match up with the path that has been laid out for you, is when that path will be successful, where the sixth sense will make you do the things and keep you safe. That is my belief. तो उस रात को ये बदला था। Yeah. आई थिंक सर का जो आंसर बोलूँ अगर मैं, हमारा जो पाथ किसी ने भी डेस्टिन करा है, उस पाथ पे निरंतर आगे बढ़ते जाना, एक डीपर सेंस जो होती है ना, जिसे हम सिक्स सेंस का नाम देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है। बस हमें उसको महसूस करने की देरी होती है। और चाहे सर उस बॉम्ब ब्लास्ट से बचे, इट वाज मे बी अ स्पेक ऑफ मिनट और टाइम, बट ये चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने आंसर्स में, because as Sir has told us that there is another guiding force which is
dominating our lives, which is ensuring our safety, and it has already decided our path of life. बस हमें आगे बढ़ते जाना है. सर ने 3 इंसिडेंट्स के बारे में बात करा था. एक इंसिडेंट का जिक्र हुआ है, अब मैं दूसरे इंसिडेंट पर चलता हूँ. सर 13 साल की उम्र और एक कोबरा, आई एम टेलिंग यू, एक कोबरा आपके सामने, एंड यू वॉकड अनटच्ड. Sir, in your military career, you have faced live firing and missions in which bullets flew from front. Sir, ये जो fear है, एक physical sensation है, have you outgrown it or have you learned the art of negotiating with death? That's a very, very interesting and very deep question, huh? Because this question actually has two parts. The first part is the fear part of it, and the second part is the negotiation with death part of it. Yes. So when you look at the first part, देखिए फेयर तो आपको हर जगह मिलेगा. डर से आप कोई बच नहीं सकता. कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं डरता नहीं हूँ. एक चीज़ है, दूसरी चीज़ से डरता तो है ही वो. करेक्ट सर. पर यह है कि आप उसको कैसे आप उसको हैंडल करते हैं इज़ व्हाट डिटर्मिन्स कि आउटकम क्या रहेगा. कुछ लोग जो है वो 10 मीटर बोर्ड पे चढ़ जाते हैं स्विमिंग पूल पे, वहाँ से कूद नहीं पाते हैं कि भाई डर लग रहा है उनको, है ना. कुछ लोग जो है डरते हैं पर लेकिन कूद जाते हैं, एंड वो रियलाइज़ करते हैं कि अगली बारी जो है जब उनको कूदना पड़ता है इतना डर नहीं लगता उनको, है ना. और कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं जिनके उस्ताद उन्हें पीछे से डंडा मारते हैं और हमें कूदना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप वो पहला एक्सपीरियंस करें. पहली बारी आप जो है वो जंप ज़रूर लें. जी सर. तो अगली बारी आपको आप रियलाइज़ करेंगे वो जंप लेने के बाद में कि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था. यस. तो ये जो एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है इज़ आई थिंक प्लेज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन अ सोल्जर्स हैंडलिंग ऑफ फेयर. अगर आपके पास ऊपर से आपके 10 गोलियां निकलती हैं तो फिर 11वीं गोली इतनी प्रॉब्लम नहीं करती है. बट द फर्स्ट बुलेट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है. जब आपके कान के पास से बिट्स करके निकलती है जब, तो आपको एक्चुअली उस समय डर तो लगता है. यस. I think the training that we all undergo in the forces, I think plays a major role in this. It kind of puts it into your head कि भी this is what you're going to face, so you are better prepared. It's not something out of the blue कि भी आपने कभी ज़िंदगी में आपने हैंडल नहीं किया और एकदम से बुलेट्स आप फेस करने लग गए. So that plays a major role, the training part of it, which is very important. The second part is your experiences. आपका जब पहला इनकाउंटर हुआ था, जब पहली बारी जब गोली निकली थी, मैंने भी जो है सर नीचे किया था और मैंने AK से मैंने बर्स्ट निकाल दिया था मैंने, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन था मेरा वो. इट वाज आई थिंक बॉर्न आउट ऑफ फेयर ओनली कि मेरा सर ऊपर ना रह जाए जब गोली आ रही है तो. पर लेकिन अगली बारी नहीं किया, उसके अगली बारी भी नहीं किया. एंड जब मेरा फाइनली जहाँ पे द एनकाउंटर वेयर आई गॉट इंजर्ड, it was I was practically running towards the person who was firing. So I think it's a matter of how you handle the fear that is most important, and how used to handling fear do you get. अगर आप आदत डाल लेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Negotiating with death, I think, is a very entirely different ball game altogether. Like I told you, 3 incidents of near death where I could have not been sitting here today. But it's not that you are now used to saying कि भाई I can handle things, death will stay away if I do everything right. जहाँ पे लिखी है death वो तो आएगी, correct? You can't help that. But the important part is कि you are accepting that death is possible, so it doesn't scare you as much, right? And the next part is that you are also taking care कि आपको जो करना चाहिए आप वो कर लो, put in your best, and बाद में जो है if death is written for you तो then it will come. So there's no negotiations possible, but yeah, definitely I think acceptance is possible. Beautiful sir. यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को 2 चीज़ों से रूबरू कराऊंगा एंड मेरे गेस्ट को भी. पहला, मेरे सबसे पहले गेस्ट आए थे चेतन चीता, कीर्ति चक्र, कोबरा कमांडेंट. उन्होंने एक बात बताई थी कि जो एक फ़ौजी होता है ना, जहाँ गोलियाँ चल रही होती है ना, वो उसके पास भागता है. तो वो मेरे जहन में अभी याद आ गया. राइट. दूसरा भी रिसेंटली मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा द जिलेट मैन को होस्ट किया था. उन्होंने कहा था इफ़ डेथ इज़ लव एंड इफ़ लव इज़ ट्रू देन हम डेथ को स्वीकार क्यों नहीं करते. तो
वो ये होता ना, ये इस पॉडकास्ट के मंच पे एज अ होस्ट मेरा कितना पैराडिम शिफ्ट हो रहा है, मेरे अंदर कितनी नॉलेज बढ़ रही है आप जैसे लोगों को सुन के। मैं वही चाहता हूँ हमारी ऑडियंस आप भी सुने, आप भी समझें, क्योंकि मैंने शायद 1 साल पहले चेतन चीता सर के साथ ये पॉडकास्ट किया होगा, बट वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में बात आज भी घर करती है। अब मैं सर को ले चलूँगा उनकी बेहतरीन किताब के पास। सर, योर ब्यूटिफुली, आई मस्ट से, अ गुड स्टोरी टेलर। डिलीरियम बात करती है बोथ द डार्कर एंड द ब्राइट साइड्स ऑफ ह्यूमन साइकी। सर, many veterans, they struggle to deal and talk about the reality of service. It can be both the moral injuries, or it can be the so-called absurdity of conflicts. वो कौन सी स्टोरी थी आपकी बुक में which was closest to the real version of the military aspect of your life's journey, sir? So, the title of the book is based on the story called Delirium, right? This was from my personal experience. So I don't know whether, we have time to describe it, but the gist of the story is that it talks about perspectives of a patient who thinks that he's on a roller coaster going through very, very terrifying scenarios. And while actually that person is in a bed in a psychiatric ward, and there are doctors who are speaking about that person thinking that he can't hear. And while that person in that delirium of his is thinking that these are people sitting on the same roller coaster and talking, and he's trying to look at them and he's not able to look at them because he's tied down actually physically on the hospital bed, right? It's a matter of perspectives. This was actually the experience that I went through when I had got injured. जी sir. And I was, my first surgery had taken place under general anesthesia, and मैं उससे बाहर आ रहा था मैं. While I was not conscious at that time, but just before I became conscious, I knew that the dreams that I was having or what I was going through was going through on a roller coaster through multiple changing pathways at very high speed. It was red, there was fire, there was shrieking in my ears. And all this while at this high speed, when you're going up and down, आपको चक्कर, मेरे को मतलब in my mind मेरे को चक्कर भी आ रहा था, कोई चीख भी रहा था, आग भी थी वहाँ पर, and agony भी थी. And that was actually that experience which I tried to put down in that book through delirium. It's a very unsettling thing, writing about what one has gone through. But I thought it was a good way to get myself rid of that last bit of stress and trauma that I went through. Memories. And since you mentioned it, I think this is one part which is severely lacking in today in our organization, which is the support for our soldiers who have gone through such traumatic experiences, who have gone through post-traumatic stress disorder. The number of injuries and casualties that we've had, where people have either lost limbs or they have suffered physical injuries and have not been able to recover fully. I think there is no major psychological support. Counseling. Yeah, there's no major counseling for them. There is no diagnosis of PTSD. I have never heard a soldier today coming out of injuries being diagnosed with PTSD. I think it's a very, very sad state. And I'm sure that people get affected because I know that how personality changes after a person has got injured. I've seen it with my friends. आई थिंक ऑडियंस इसके साथ कनेक्ट करेगी कि एक सोल्जर की लाइफ में जिन पहलू से एक सोल्जर गुजरता है, गोलियां उनके बॉडी में भी उनको चीरते हुए निकल जाती हैं, गोलियां उनके आसपास से गुजर रही होती हैं. जो सर ने पॉइंट बताए, इनकी बुक डेलिरियम के अंदर एक शॉर्ट स्टोरी है, एंड आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक टू माई ऑडियंस कि प्लीज़ इन शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़िए. एंड टुडे आई रियलाइज्ड कि ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है और इंस्पायर्ड है. मुझे कोई इल्म नहीं था कि वो जो आदमी उस बेड में था, जिसके आसपास वो डॉक्टर्स थे, वो शायद आप थे. और
जो मैंने वहाँ से टेक अवे लिया था एज दी डार्कर साइड वॉज दैट वो आदमी शायद मेंटली इल था, वो पागल हो चुका था। क्योंकि सर ने एक पहलू में ऐसे दिखाते हैं कि एक रोलर कोस्टर राइड में एक आदमी बैठा हुआ है और वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है अपने पीछे के जो पैसेंजर्स हैं, और एक्चुअल में वो उस रोलर कोस्टर राइड में नहीं है, वो एक बेड में है हॉस्पिटल के अंदर। सो ये एक जो पहलू है जिसको सर एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलिंग से इस बुक में दर्शा रहे हैं। आई रेकमेंड आप लोग भी उस चीज़ को पढ़िएगा। सर, योर बुक ब्रिंग्स अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ यू। जितना मैं, शायद काफ़ी और लोग आपको जानते हैं, हम इस पहलू से इतने परिचित नहीं थे सर। सो ये जो आपका द ब्राइटर एंड द डार्कर साइड है ये जो दो फैसेट्स हैं, आप इनको अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस करते हैं? अभी आपने बोला आपने उन मेमोरीज़ को जब आपने लिखा तो उस ट्रॉमा को आपने रिलीज़ करा, बट उस बुक में और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो हाउ डू बैलेंस दिस पर्सनालिटी ऑफ योर्स? See, the dark and the light side, I think everybody has. Yes, sir. Right? It's just that how dark or how white is your personality, and at what stage of life, at what time in your life, through what experience. I think this balancing act continues perpetually. मेरे लिए भी वैसे ही है कि कहीं पे जो है मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड आता हूँ, मैं कहीं पे मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड निकलता हूँ मैं। बट इट ऑल डिपेंड्स आई थिंक ऑन द टाइम एंड द प्लेस एंड व्हाट सिचुएशन आई एम इन, और हाउ डू आई वांट टू टेक इट, एंड व्हाई बैलेंस। मतलब बैलेंस करना इतना क्यों ज़रूरी है? बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है। यू टेक द सिचुएशन एंड यू एक्ट एज पर दैट। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी कंफर्टेबल। दैट इज़ आई थिंक द अल्टीमेट रीज़न फॉर योर डिसीजन मेकिंग कि भाई आज मेरे को घर पे रहना है या फिर आज मुझे आके अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, यू फील हैप्पी टू मीट देम, देन व्हाई नॉट गो एंड डू दैट। बट इफ यू फील लाइक टुडे आई वांट माय मी टाइम, कि भाई मुझे घर में बैठ के मुझे आई वांट टू रीड द बुक और समथिंग, डू दैट। आई थिंक देयर इज़ नो टेम्पलेट दैट वन शुड अप्लाई टू वन सेल्फ। take it as per the flow. I think that is the best way to take things forward. सर, आर्टिलरी की बात हो रही है आज। हम आर्टिलरी को अपनी जनता को उसके साथ सेंसिटाइज कर रहे हैं सर, which has never happened on this platform earlier sir. Sir, artillery is often called as the ultima ratio regum, अगर मैं लैटिन के वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंशिएट कर पा रहा हूँ तो, the last arguments of the kings, yes, right sir? yes. So behind the guns are the men, your your colleagues, your men. So the time when the artillery shells have stopped, falling, उसके बाद जो एक कमांडर और एक गनर का जो रिलेशनशिप होता है, क्या आप अपने शब्दों में हमारे ऑडियंस को समझा पाएंगे? शायद सिविलियंस या फिर एक इन्फेंट्री मैन, वो भी शायद उस पर्टिकुलर कमराडरी को नहीं समझता होगा। सो दिस एक्चुअली इज़ अ फैसेट जो काफ़ी लोग शायद फौज में भी नहीं समझते हैं क्योंकि क्या है, गन्स जो हैं हमारी डिप्लॉय होती हैं पीछे थोड़ी, है ना, 8, 10, 15 किलोमीटर पीछे फ्रंट लाइन से। तो ऑल्दो वी हैव हमारे ओपी ऑफिसर्स जो हैं वो इन्फेंट्री के साथ फ्रंट लाइन ट्रुप्स के साथ मूव कर रहे होते हैं, बट लेकिन द गन्स आर डिप्लॉयड बिहाइंड, एंड यू डोंट रियली हैव दैट इंटरेक्शन विद द other arms and services that are going forth in battle, right? So that's why I said कि even the forge doesn't understand कि how gunners actually feel जब ऐसे operations में हम fire support देते हैं हम। जब आप लगातार दिन में 3000 राउंड फायर कर रहे हैं, 4000 राउंड फायर कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है, जो कि अभी ऑप सिंदूर में ज़्यादा एविडेंट नहीं हुआ क्योंकि ऑप सिंदूर में जैसे पूरा फोकस रहा ऑन drone warfare. But people didn't know that our guns on the line of control were firing continuously. They were live. They were live and they were bombarding the enemy like anything. At the end of it, when you take that break, it is only, that break only comes in when you've done your job. यानी कि आपने जब फायर किया उसके बाद में आपके ओपी ऑफिसर ने वहाँ से पास कर दिया टारगेट डिस्ट्रॉयड या टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, तब तक आपका फायर तो चलता रहेगा। और जब वो टारगेट डिस्ट्रॉयड का आता है
कमांड पोस्ट में पीछे है, और कमांड पोस्ट से जो गन पोजीशन ऑफिसर है जो कंट्रोल कर रहा है फायर, वो अनाउंस करता है टारगेट डिस्ट्रॉयड, स्टैंड इजी। जो खुशी हर गनर के अंदर घुसती है, जो निकलती है, जो इट इज़ एक्चुअली अमेजिंग। जो वहाँ पे जयकारा निकलता है, जो वहाँ पे खुशी की लहर होती है कि हमने जो है टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे बाकी ट्रुप्स जो फ्रंट लाइन में सेफ हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, अब हमारे को फायर करने की ज़रूरत नहीं है। दैट फीलिंग नोबडी कैन अंडरस्टैंड। इट इज़ लाइक अ बर्स्ट ऑफ इमोशन कि हमने जो है यहाँ बैठे हुए हमने ऐसा दुश्मन को हमने सिखाया, हमने लेसन, मुंह तोड़ जवाब दिया एकदम, एंड वो अभी कोई हिलने के लायक नहीं है वहाँ से वो। एंड दैट इज़ दी आई थिंक द अल्टीमेट फीलिंग दैट वन कैन गेट। एंड बीइंग दैट क्लोज्ड ग्रुप ऑफ गनर्स देयर विद नोबडी एल्स, वो हम आपस में जब शेयर करते हैं, इट इज़ अनमैच्ड, इट इज़ अनमैच्ड। आई कांट डिस्क्राइब द फीलिंग, इट इज़ जस्ट प्योर जॉय, दैट्स ऑल। आई कैन फील दैट इन माई सोल राइट नाउ। और मेरी ऑडियंस को भी एक आर्टिलरी ऑफिसर की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपके जहन तक कनेक्ट ज़रूर करेंगी कि एक कमांडर और उसके गनर का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दैट सेंस ऑफ आई वुड से अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन जब एक गनर और उसके कमांडर को वो मैसेज मिलता है कि हाँ हमारे एनिमी की एक स्पेसिफिक पोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड नाउ वी कैन हैव अ स्टैंड इजी। That is a sense of a different feeling altogether, a sense of achievement that cannot be expressed in words. सर थोड़ा अलग पहलू पे चलते हैं। अब आजकल के कलयुग के युग में जो वॉर्स चल रहे हैं सर, उस पर धीरे धीरे आगे जाना के लिए बढ़ते हैं सर, और उसमें कहीं ना कहीं आपके UN पीस कीपिंग मिशंस का रोल काफ़ी आएगा सर। सर वी बिलीव दैट इंडिया इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स जॉइंट एक्सरसाइजेस एंड थिएटराइजेशन. So from your experience with the MPhil in strategic studies and Center of Peacekeeping with the UN, sir, do you think, sir, we are preparing for the yesterday's wars or the grey zones of the tomorrow's conflicts? Do you feel that India is getting ready at a very fast pace for the new world order? It's a very interesting question, very large question, but it's something that is very close to my heart, which I've been studying regularly. The kind of conflicts that are going on today across the world, we would have seen they have been totally different from classical, force versus force combat kind of thing. To answer the first part of the question, कि भाई are we ready for that kind of warfare? I think we're preparing, but we are not ready. Because policy and decision making in India, unfortunately, is a very slow process. Correct, sir. By the time an idea originates and by the time it fructifies into actionable, changes on ground, 2-3 years have passed. In today's world, 2-3 years is a huge amount of time. That's a very optimistic timing that you're telling. I was being polite, Yeah. right? I would have said something else, but then I'm just taking 2 to 3 years. Technology changes in 3 months today, right? Innovations are coming out every day with new tech, new kind of weapon systems, new operational and fighting methodologies. Because this tech is what is driving the new operational methodologies, right? We, I think, lack severely on this part. Our decision making needs to speed up, and also it is limited because our hierarchy is very strict in terms of processing of approvals. So what originates at the bottom takes a huge amount of time to come up to the top, because there will be discussions and reworks and more discussions and more reworks at every level. And if there are something like 15-20 levels, you can imagine how much of time that takes. So I think while we are on our way to preparing for today's wars, but क्या हम कल की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं हम? I really don't think so. I think we need to speed up and drastically, both in terms of
research and development, which is, I think, very, very seriously required in India. The R&D budgets of foreign countries are in huge numbers. The countries that matter, I'm talking about, the ones who are technologically advanced. They are huge. We have minuscule R&D budgets. There they have industry and defense forces collaboration formalized. We have informal setups here, which it's a work in progress, no doubt. I would say that a lot of progress has been made recently, and we hope that it will become even more progressive. But there needs to be a formal structure. There need to be budgets allocated. It's not easy to for a company in India to start doing R&D and then hope that they will have the budget for it, then they will be able to produce it, and then finally get the approval for people to buy it, because that timeline is very long. So unless there is support, collaborative, I don't think we are always going to be playing a catch-up game. There is no surety that anybody will buy your product at the end of the day. Yes. There is no surety. There is no surety. I'm a startup, and I know, sir, I've stood in front of VCs. My idea was something like one-stop gateway, but obviously not in terms of the armed forces regime. But I also felt this entire, hitch in terms of the VCs' opinions, their mindsets, wherein when we talk about these narratives of giving that environment to the startups on ground zero, the story is totally different. Until the time the story remains the same, we will be struggling. While the world is moving forward, we have discussed this in our previous podcast episodes when we talk about Paman Lucky joining the US Armed Forces. We have not touched much upon L1 versus H1. This is one of the dilemmas that is actually restricting our progress in armed forces. पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है सर. आपने तो 2-3 साल की बात करी. एक आइडिया रेज होने के बाद उससे जब तक एक प्रोडक्ट फ्रक्टिफाई होके हमारे आर्म फोर्सेस तक पहुंचता है, उसमें 10 से 15 साल लग जाते हैं. आई एम नॉट getting into details of LCAs. I'm not getting into details of how HAL has been taken out from this project. What do we talk about integrations? On ground, the picture is totally different. And if we don't wake up now, me at such a very, वो कहते हैं ना, small cog again, just a commander. I don't think, sir, even the bigger echelons will be able to call the shots when the war is actually happening. So I think it's an eye-opener. हम सबके लिए ये एक eye-opener है कि we have to speed up our entire process, and I'm sure people are listening. सर यून का जिक्र हो ही रहा है तो आगे इस चीज़ में आगे बढ़ाते हैं. ऑडियंस को सर थोड़ा उस साइड के वर्ल्ड ऑर्डर में ले जाते हैं. सर आपने विटनेस करा मैं अगर ये बोल सकूं, एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन्स सबसे ज़्यादा वाले, चाहे वो अफ्रीका था, चाहे वो मिडल ईस्ट था. अब मिडल ईस्ट का तो जिक्र आपके सामने होना ही चाहिए, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग नाउ, it's the talks about Middle East every single second of the day. Being in the UN, that side of the thing, handling this literally crazy regions, the African continent as well as the West Asia, and what we see now again happening, how do you see the current geopolitical scenario? Do you think, sir, are we already in the Third World War? I think the last line is the most crucial, what you said. We are already in the Third World War, right? So as on date, if I'm not wrong and I've got my facts correct, there are some 76 countries that are today affected by conflict. I'm talking about the last 1 year or so. 76 countries. That's 1/3 of the world. So is it not a world war? In a way it is. But are they only isolated areas of conflict? No. Are there cross linkages? Yes. Yes, cross linkages are there. You have players who are affecting these conflicts positively, negatively, both, coming in from across the world. So, You have arms flowing in from across the world.
You have people flowing in from across the world to fight in areas which they have no rhyme or reason to be in. Information going across the globe, Absolutely, information. Absolutely. especially to our adversaries also. Yeah, absolutely. So you have the Al Qaeda, which was earlier more or less in the Middle East, now showing its presence in 7 or 8 countries in Africa. You have the ISIS, the Islamic State, again a product of the Middle East, but now in 8 or 9 countries in Africa. You have the Russians fighting a war in Ukraine. You also have the Wagner group fighting in Africa. It's very similar to what the US had contractors fighting in Afghanistan. So वैगनर ग्रुप को आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे क्या होता है वैगनर ग्रुप? So the Wagner group is basically, I can call it a paramilitary force, if I may call that. It's not official. It's basically a commercial group of contractors. Earlier we used to call such people mercenaries. These people are operating in areas of Mali, Burkina Faso, Niger, the sub-Saharan region basically. For what reason? It's money or it's resources or it's gemstones or it's gold. There's no dearth. Precious metals. You have the critical components in China being made from these metals, which are being mined in Africa today. China does have a monopoly, but they don't want to use their this thing, so they are getting stuff from Africa, and all this is cross-linked. If these players are working across countries, how will they not affect the other countries in the region? Sooner or later they will. If it is in sub-Saharan Africa today, it is going to spread towards West Africa soon enough and downwards. It already is affecting Kenya. When you step down from Somalia, you have these groups affecting Kenya too, and so on and so forth. So the Middle East, what started off with a terrorist group is now ruling Syria as a government. We have a US designated terrorist with a $10 million award on him. Now the president of Syria being welcomed into European nations and shaking hands with the leadership. Correct. So where are these cross linkages, and why are these cross linkages working? Because I think it's a matter of self-interest being played out over here, and what used to be earlier demarcated by the Cold War into the American or the Russian sphere or the USSR's sphere of influences. Now with that lack of control, now everybody's playing their own game. It's a matter of people trying to take advantage of situation wherever they can. So you have countries in the Middle East who are friends with India, but are not friends with the US. India is friends with the US, but not a very good friend. India is friends with Russia. Russia is friends with China, but we are not very good friends with China at all. So you imagine the cross linkages that are taking place, and this is just few of the examples that I'm talking about. जी. Geopolitics is one big murky cauldron of confusion right now, right? So the erstwhile जो पहले होते थे कि भाई ये हमारी थ्योरी है जियोपॉलिटिक्स की, वो सारी थ्योरीज जो हैं सब डगमगा गई हैं एकदम. एंड नाउ पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये इसको कैसे हैंडल करें. कि इंडिया जो है अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है पर लेकिन हमारा दोस्त है, और इंडिया जो है ईरान से इंपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास सैंक्शन लिखे हुए हैं, पर लेकिन वो रशिया से अभी इंपोर्ट कर सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है. तो ये तो मतलब एवरीथिंग इज बीइंग एडजस्टेड ना एज पर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्रीज. So geopolitics is not really geopolitics right now. It's personal politics being played at the geopolitical level, right? How true. Yeah. So the understanding that we have to get today is कि where does our self-interest lie as India? Yeah. Where does our self-interest lie? हम क्या करें ऐसा कि भाई हमारे को इधर से नुकसान भी ना हो और इधर से जो है हमारे को फ़ायदा होता रहे हमारे को. That means we have to play our own game, and each situation will have to be handled differently. And our interactions with these countries has to be based on the fact it's fine, whatever be our relation with X country, we are going to be good friends with you because you and us have this commonality. We can stand to benefit. Please don't treat our
relationship with X country as a factor into our relationships. Keep it out of it and we will be happy. And I think that's the best way forward right now. But at the same time, yes, we have to be very careful because there is a visible layer of geopolitics which is played at the governments, in the media, which is coming out in the open. But there is an underlying layer of geopolitics which is never played out, which is never explained, where these underhand deals that go on as to why a terrorist group in Syria is allowed to take control and become the government. Does anybody know the truth? What is the factor that allowed the US to let that person become the president from being a US designated terrorist? They're accepting it. That means there's something that has gone on. So we need to ask questions as to why this has happened. Can we find out the reasons? We may not be able to find out the reasons. But yes, you can at least know that there is a game going on over there and we should be careful about that. How it affects us ultimately is what we have to predict. So this particular thought process of taking things forward from the visible geopolitical game to incorporating the underlying geopolitical game and then deciding for oneself कि करना क्या चाहिए हमारे को, I think is essential in today's world. But you have to factor in multiple, and I would say 50, 60, 70, 100 factors in before you actually come to a decision. You can't take things at face value today. I must tell my audience, Colonel served at the UN headquarters at the Department of Peace in New York. और अगर मैं सही समझ सकता हूँ, you had a eagle's eye view on what was happening around in the world. Yeah. How did it actually affect you on a very individual perspective? And if I may also add, did it affect your perspective on the conflict and the international relations? Since we're talking a lot about the geopolitics right now. Right. Yeah, I think it affected me substantially. I was deployed in Ethiopia and Eritrea as a military observer from the UN side in 2007-8. Ji. I saw it. I saw some of the worst conditions there. We were staying in a small village which was surrounded by minefields. There was only one kacha track going in. That was the only pathway in. Nowhere else could you go to because our पर पूरी mines लगी हुई थी. That was my first experience of how people live in such conditions. वहाँ पे पीने का पानी नहीं मिलता था, ठीक है. हमारे को जो है पीने का पानी राशन करके देते थे 1 bottle per day, ठीक है. एंड हमको तो राशन करके मिलता था बॉटल्ड वाटर. जो लोकल पॉपुलेशन थी, दे वर सिवियरली malnourished, नो सोर्स ऑफ क्लीन वाटर. बहुत उनका बुरा हाल था. हमारे को जो है जब भी कोई रुकते थे हम और कोई अगर कोई छोटे बच्चे आते थे वहाँ पे, वो क्या मांगते थे? वो पानी मांगते थे. वो कैन यू इमेजिन पीपल बेगिंग फॉर वाटर? हैव यू एवर सीन दैट हैपनिंग? आपको नहीं मिला होगा, लेकिन हमने वो जो एक्सपीरियंस किया, इट शुक मी एक्चुअली. एंड नाउ द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, नाउ लुक एट द पर्सपेक्टिव दैट यू डेवलप. वी वर टोल्ड दैट यू कैन नॉट गिव वाटर टू देम. Why? And this is the sad part, because somewhere one of the UN people gave out a bottle of water to somebody and उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट लॉज हो गई पुलिस में कि इसने हमारे बच्चों को पानी में पॉइजन मिला के दे दिया. सो नाउ द UN became very careful and they told कि भाई कोई किसी को पानी नहीं देगा, नहीं तो फिर से कोई एक्यूजेशन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नाउ हियर इज अ चाइल्ड आस्किंग फॉर वाटर. उसके लिए तो सिर्फ पानी चाहिए उसको. That is all that child requires. But it is being held back because somebody somewhere took advantage of the situation and tried to put the UN on the back foot. कि भाई उसमें जहर मिला के दे दिया पानी में. और हम जो है जानते हैं कि उसको पानी चाहिए बट हम उसको दे नहीं पा रहे हैं. How do you live through that? It's a torture for yourself also. You know that child requires water but you can't give it. फिर मैं सीरिया में था. मैं 2013 में ड्यूरिंग दी सीरियन सिविल वॉर आई स्पेंट अबाउट 3 months in Syria. So we were part of a team that was deployed from the UN headquarters to stay there and to rework the operational plans of the missions that were there. And 3 months that I spent over there, on our approach we had to enter through Lebanon. और उस रोड के ऊपर जब आप रेफ्यूजीज़ की आप लाइन देखते हो, आप
who have nothing except one small cloth bag, one rucksack, उसमें पूरी ज़िंदगी लेके अपने वहाँ से निकल गए हैं सीरिया से अपनी जान बचाने के लिए. Nobody puts this aspect of war anywhere in the forefront. कोई बात ही नहीं करता इस कोई बात नहीं करेगा, ना इंडिया में ना कहीं और. और यहाँ पे तो सुप्रीमोज द सुप्रीम कमांडर्स ऑफ कंट्रीज विदाउट नेमिंग एवरीबॉडी नोज दे से दैट आई एम गोइंग टू इरेज द एंटायर सिविलाइजेशन. तो ये क्या है सर? एग्जैक्टली. और आप सोचो आप कि जब आप इनको देखते हो, आप निकलते हुए, आपको बातें याद आती हैं आपके. हमारे नाना हमारे को सुनाया करते थे कि जब पार्टीशन हुआ था तो कैसे वो रेफ्यूजीज़ बन के आए थे. वो हमने तो सुन ली कहानियाँ उनकी, हमने देखा नहीं, लेकिन तब भी मेरा तो आज भी आत्मा एकदम कांप जाती है जब जो मेरे फादर, माय फादर वाज बोर्न इन सरगोधा, राइट, ही वाज ऑफ कोर्स बिफोर पार्टीशन. और मैं कभी अपने पापा से बात सुनता हूँ जो अपने पिताजी से सुनते थे, क्योंकि वो तो शायद मेरी दादी के हाथ में यहाँ पे आए होंगे, कि लाशें मतलब लिटरली भरी होती थी बिल्कुल डब्बों में. बिल्कुल. और वो डब्बे पहुँच रहे होते थे. बिल्कुल. और वो जो है हमने सीरिया में हमने देखा. हमने आपको जो है, हम कुछ शहरों में से हम क्रॉस करके जा रहे थे जहाँ पे हमने जाके रुकना था. हमने आपको एक दीवार नहीं मिलेगी जिसमें आपको इतनी जगह मिल जाए जिसमें कि एक बुलेट होल नहीं है या फिर श्रैपनल का नहीं है इम्पैक्ट. घर के घर इतना आपको सॉलिड पीस ऑफ नहीं मिलेगा, छल्ली हो रखे हैं. बट लेकिन वो कैसे, वो सिविलियंस को कैसे इम्पैक्ट करता है, वो बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करता है, वो वुमेन को कैसे इम्पैक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट, लोग सोचते हैं, बट इट नेवर कम्स टू द फोर फ्रंट. It is one of the worst things that a person can go through, being so helpless for a mother कि उसने बच्चा पकड़ा हुआ है, वो बच्चे को पकड़े या फिर जो है खाने की वो थैली पकड़े, क्योंकि वो उसको जो है रेफ्यूजी कैंप में वो मिला है. वो कितना खाना लेके जाएगी और कितना पानी लेके जाएगी. इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू सी. एंड आई थिंक दैट चेंज्ड. मेरे को तो है पर्सनली इट हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस टू द वे आई थिंक द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ इट. तो इनफैक्ट इसके बाद वंस आई केम बैक, आई डिसाइडेड टू डू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का. मैंने एक जो है एक पीजी डिप्लोमा किया मैंने फ्रॉम नलसर यूनिवर्सिटी, इसी कारण से. आई वांटेड टू सी कि वेयर कैन वी मेक अ डिफरेंस. it's a very negative experience to go through. It can change anybody if you go through that. आई थिंक ऑडियंस को आज हमने सेंसिटाइज इस बात से भी किया है कि एक इंडियन आर्मी का जो ऑफिसर होता है, एक सोल्जर होता है, वो सिर्फ फ्रंट में गोलियां चलाता है या गोलियां फेस नहीं करता. उसके ज़िंदगी, उसकी जर्नी में और भी ऐसे पहलू आते हैं जहाँ पे वो एक अलग मानवता के एक अलग ही पहलू से जुड़ता है, उसको महसूस करता है. और कहीं ना कहीं उसको ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके हाथ बंधे हैं. he cannot do anything for people who are in distress, people who are literally वो एक पानी की बोतल तक हम उन लोगों को नहीं दे सकते जो उस पानी के लिए शायद मर भी रहे हैं, शायद मार भी सकते हैं. It's the biggest dichotomy of human life when we say that this mother earth is the most beautiful planet in the entire solar system. True. Very true. और जब सर ने बात बोली थी ना कि पर्सनल एजेंडाज हैव बिकम दी जियोपॉलिटिकल एजेंडाज, कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे कनेक्ट हो चुका था और आप भी कनेक्ट हो जाएंगे इस बात की गहराई को समझकर कि कैसे आज के युग में, इस कलयुग में, पर्सनल एजेंडाज ही एक्चुअली में जियोपॉलिटिकल एजेंडाज बन रहे हैं. कितनी भी हम पढ़ाई कर लें, जब हमारे सत्ता में इतने अच्छे लोग बैठे हैं विद पन इंटेंडेड, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को आगे बढ़ाना, उस मानवता को आगे बढ़ाना विद अ वेरी बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमैनिटी. बहुत मुश्किल हो जाता है. सर थोड़ा सा मैं आपको और साइड में ले जाता हूँ. सर, you have, sir, basically transitioned from leading men in the battlegrounds to something called as hydrogen or methanol fuel cell innovations at FC Technology, right? That's the place that you are right now working as VP operations. Yes. सर, हम आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं. Is this been a technical challenge for you, or has been a leadership challenge for you to change that DG mindset ideology
of Indian Army? See, challenge तो है. Why? Because it is a change, है ना? And while change is constant, but people are not happy with change because it means that they have to make a difference to their procedures, their thought process. They have to learn. तो effort लगता है उसमें. तो change accept करना is not so easy, and it is true across the board. Even for the armed forces, when we brought in fuel cells, methanol and hydrogen-based fuel cells, our company, when it brought it in for the first time, it was difficult for people to accept. Even today, you find that, I mean, the difficulty is not because कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है उनको, because it is a wonderful product. Pollution free है, there is no acoustic signature, no thermal signature. थोड़ा सा, क्योंकि इसका जिक्र आप कर ही रहे हो, तो ये प्रोडक्ट का फाइनल आउटकम क्या है, ऑडियंस उसको समझ पाएगी ज़्यादा. Sure. So fuel cell generators basically क्या है? They are meant as replacements of our traditional diesel and petrol generators, fossil fuel based generators. So we use methanol or hydrogen to generate electricity through an electrochemical process. So there is no mechanical movement. It's a electrochemical reaction taking place. उससे बिजली पैदा हो रही है. So the outcome of basic thing is कि it's a very clean system. Yes. इसमें जो है there are no pollutants, no noxious fumes, nothing, and it becomes operationally very advantageous because इसका क्या है, the fuel consumption if you compare to a diesel generator is about 20 to 30% only. Okay. And so that brings down the logistics load to 30%. प्राइमरी लॉजिस्टिक्स तो होगा ही कम, सेकेंडरी लॉजिस्टिक्स भी कम होगा क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी कम गाड़ियाँ चाहिए आपको. करेक्ट. सो नाउ दिस इकोसिस्टम एंड प्लस नो अकूस्टिक एंड थर्मल सिग्नेचर्स मीन्स आजकल ड्रोन जो उड़ रहे हैं विद वेरियस सेंसर्स, दे कैन नॉट कैच इट फ्रॉम फार. नहीं तो क्या होगा कि अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में हो रहा है कि पहले 50 किलोमीटर में कोई जनरेटर नहीं ऑन होता, क्योंकि वो जैसे ही वो ड्रोन्स आते हैं उनके थर्मल सेंसर्स पकड़ते हैं वहाँ पे जनरेटर है क्योंकि हीट एमिट कर रहा है. सो द फर्स्ट एंगेजमेंट इज देयर, सो दे डोंट स्विच इट ऑन. So our systems, because there is no thermal signature, no acoustic signature, they can work in battlefields without risking the place where they are deployed. So in fact, Ops Sindoor mein, they were extremely successful. They were already deployed across the line of control, and our troops could use them and to power their systems even when they could not run the normal DG generators, the diesel generators. So they were extremely successful over there, and that's been it's a matter of great pride for our company, that we could give them something which actually did well in Ops Sindoor and proved itself on ground. So, which probably Ukraine and Russia are also struggling to some extent. So abhi now everybody has evolved. So the fuel cell generators are coming in a big way across the world now. Yeah. They are already in service in the civil in Europe, in North America, in various forms. So we provide military grade solutions using these fuel cell generators. And we customize it. That is our speciality. तो कष्ट क्या आया था? तो कष्ट ये आया कि because it is new technology, people are unaware. So सबसे पहला होता है कि भाई ये है क्या ये? Is it a battery? What is this thing? Actually मुझे भी एक बैटरी ही समझ आ गया था. हाँ, so because ये प्रश्न मैंने बनाया. हाँ, I get it. So battery is battery storage, whereas we are generating electricity, right? Correct. Like a generator. Yeah. So that's where the difference is. So we have to make an effort, or we have been making consistent efforts over years now in trying to go out and talk about this technology to the armed forces, explaining to them the advantages, why this, and what exactly is the basics of this functioning. And luckily for us, there has been large acceptance. Wherever we have gone and explained, they have actually realized that yes, this is actually great tech. Yes. So as on date, we have over 2,500 of our solutions already deployed with the armed forces. Wonderful, sir. Yeah, so which is matter of pride. Yeah, absolutely. We are very proud of it, and God willing, we will see many more. And God willing, I'll see your founder also coming on this show, sir. Yeah, of course. Yes. If all goes well, why not? Why not? It'll be an honor hosting. Absolutely. Yes. Yeah. So changing the DG mindset, it only comes from the fear of change. So आजकल क्या है कि अगर आपको डीजल जनरेटर्स लेना है तो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू एनीबडी इन द हायरार्की क्यों डीजल जनरेटर. उनको होता है कि हाँ पावर चाहिए, जनरेटर ले लो, डीजल जनरेटर ले लो. बट व्हेन यू टॉक फ्यूल सेल्स, सो इट इज न्यू फॉर एवरीबडी इन द चेन. करेक्ट. सो इट हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड कि व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट द अदर. व्हाई शुड वी बाय दिस? बिकॉज इट हैज़ अ लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट. So therefore it is more advantageous, but the person who's giving the approval doesn't know it yet. So it has to be explained to them.
So that is an effort. It's a continuous effort that we are doing, and hopefully we will see more success, more than what we have achieved till now. As change is the only constant thing, and for us, the only way is to evolve every single moment of our lives. And technology is something which has to be at par and better than what is available in the world order today. That is only gives us a heads up and an upstart in our realm of modern warfare. So I think FC Technology, to a very specific micro level, is actually dedicating what it needs at that micro level, that specific area. Absolutely, absolutely. Sir, you have been a scholar, sir, if I may say, an MPhil, 2 diplomas, and sorry, 2 MScs, 2 MScs, yeah. and a diploma from Nalsar and Yeah. Takshila. Yes, correct. और ये सब कुछ आपने अपनी फौज की लाइफ में किया. Yeah. So, तो सर सच सच बताइएगा, खुलासा हो जाए, बिकॉज दिस इज द अनटोल्ड मंच. क्या आर्मी ने आपको वो एक पुश दिया था टू गेन दिस नॉलेज, या यू बिकेम एन आउटसाइडर इन द सो कॉल्ड रिजिड हायरार्की ऑफ द आर्मीज माइंडसेट, सर? नहीं, I think I got a very positive atmosphere in the army for studies. कुछ तो हमारी इनमें से जो हैं जो क्वालिफिकेशन दे कम अप अलॉन्ग विद आवर रेगुलर, जो हम लॉन्ग कोर्सेज करते हैं, या फिर हम स्टाफ कॉलेज या फिर हायर कमांड कोर्सेज करते हैं, तो एक दो तो उनके साथ में आपको जो है अफिलिएट मिलते हैं. ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर दैट, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ इट. बट येस, द अदर degrees that I got outside were it wasn't a problem for me, because when I explained to my immediate senior, who's supposed to sanction my or give the permission for me to do that, I think they were very positive. I think maybe I was lucky. Not everybody is that way. मैं कंट्रोल कर रहा हूँ. So I understand. So not everybody is that way, but I was very lucky in the people I met. The people who were to give my approvals, they were always very positive about it. So I managed to do things like I said, humanitarian law हो गया, public policy में जो diploma किया तक्षशिला से, it was with their encouragement. They said, okay, fine, go for it. Of course, it the way that we work and the kind of load that we are working with often doesn't allow you to do that. That is, I think, the other side of the story. Workloads are today, with the officer shortage and all, they're pretty substantial. Not today, sir, forever. For a long time. They're pretty substantial. So if you have to take out time every day and study for 2 to 3 hours, it means that you're putting in extra work over and above. So you should be aligned to that कि भाई yes, extra मेहनत लगेगी और time अपना ही है. It is not during office timings that you can study or anything. And you may be out for say 2 to 3 months for some exercise, you will not get time to study at all. So that adjustment is something for you to handle personally. If you're willing to do that, you're willing to put in extra hours, you can handle it better. But the environment in that way is not very conducive. Yes, definitely. It is a little bit of a problem. I don't know, I'm in the host here, but if I have to submit something which is deep inside my heart, मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि एक फ़ौज का जो एक ऑफिसर होता है, अगर उसको ये एनवायरनमेंट मिलता है तो उसमें फ़ायदा क्या है? उसमें फ़ायदा ये है कि उस ऑफिसर के पास एक बहुत पीछे एक्सपीरियंस होता है जो काउंट करता है इन द रियल वॉर टाइम सिनेरियो. हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे वेपन्स होते हैं, एक्सपीरियंस से मतलब उसका होता है कि वो शॉर्टफॉल कहाँ पे आता है, कहाँ पे ग्लिच आता है, कहाँ पे हमें लिमिटेड हम फील करते हैं. ये सारी चीज़ें जो एक ऑफिसर होता है आर्म फोर्सेस का, वो एज अ लीडर एंड एज अ टेक लीडर, एज अ स्कॉलर वॉरियर, वो ये सब चीज़ें फेस करता है अपनी लाइफ टाइम में. इफ़ दैट ऑफिसर और मैन और एनीबॉडी, एनी पर्सनल is given an opportunity to read, then I think makes sense. Then we don't have to look something beyond what is not available to us. So I firmly believe somewhere that if we give that conducive environment to our own men and our personnel in the Indian Armed Forces more regularly, and if they have the ability to carry on their primary duties and then take part in this secondary agenda, then I think it's going to be a game changer for our Indian Armed Forces. Absolutely. I think an essential for the future. Yes. The kind of tech innovation that we're going through, the requirement जो है आजकल के
equipment ki to be for the man to be technically savvy. I think it is an essential part of our future training. मैं आपको दो शब्द यहाँ पे फूड ऑफ थॉट के लिए छोड़ के और अपनी ऑडियंस के लिए छोड़ूंगा. देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक करे. वन इज़ इंटीग्रिटी एंड वन इज़ लॉयल्टी. टू सम एक्सटेंट दे आर द एक स्पेक्ट्रम के वर्ड्स हैं. अगर हमारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी लॉयल्टी उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है. हमने एक कमांडर और एक गनर के रिलेशनशिप की बात करी थी. Yes. ये जो लॉयल्टी और इंटीग्रिटी है ना, यही वो कहते हैं ना, हम अगर हम टेक्नोलॉजिकली हम कहीं पीछे हैं बट टैक्टिकली हम स्ट्रॉन्ग हैं. Yes. तो वो इसी वजह से. True. सो वी शुड गिव. Yeah, absolutely. Absolutely. सर, आर्मी में अगर हम लीडरशिप को समझते हैं तो इट इज़ ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट. इधर कमांड करो और ओबे करो. आपकी जो अब जर्नी है FC टेक्नोलॉजी में एज VP ऑफ ऑपरेशंस एज वेल एज अ स्टोरी टेलर, it's more about a gray. Yeah. You know, it's not a command and obey. Sir, what is your current mantra of building a team which is mission oriented but at the same time I must say like innovatively crazy? Okay, got it. A very interesting question. So what I've done is, मैंने when I joined, so I tried to see where I could, you know, kind of systemize things. जी. I think throughout my life I've been a very process-driven individual, working on, you know, trying to make things logical, sequential, systematic. So I tried to assess that, and I fell back upon one theory, or not one theory, it's actually open domain knowledge, which we are taught in the Forge, called lines of operations, right? So lines of operations are basically that where you are at the beginning and where you are at the end. So to reach this, there will be multiple lines of operations which will involve different facets of what you need to do to get to this place, right? तो ये लड़ाई में ऐसा planning होता है when you're looking at strategy. So there are different lines of operations. One is the, say for example, Forge में there's something that the Air Force needs to do, there's something the Army needs to do, the Navy needs to do, Special Forces need to do, right? So each of these lines of operations has subsets. कि within the Army, this is what this formation needs to do, this is what this formation needs to do, and it gets broken down into parts. Correct. Same for each line of operation. जी सर. And these lines of operations ultimately are required to converge at the final aim. कि भाई ये सब हम करेंगे तो ये aim achieve होगा हमारा. बिल्कुल. Now these subsets of जो कि भाई हर formation ने क्या करना है, उसके अंदर उनके further subsets होते हैं. कि इस कोर के जो है इस डिवीजन ने ये करना है, इस डिवीजन ने ये करना है, उस डिवीजन का सबसेट होता है कि इस ब्रिगेड ने ये करना है, इस ब्रिगेड ने ये करना है. तो ऐसे करके ये अलग अलग उसमें ब्रेकडाउन हो जाते हैं ये. जी. एंड देन इन बिटवीन देर आर डिसीजन पॉइंट्स. ठीक है, कि हर लाइन ऑफ ऑपरेशन में देर आर 2 or 3 or 4 डिसीजन पॉइंट्स. कि यहाँ पे जो है हम चेक करेंगे कि हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ठीक चल रहा है, ओके फाइन, कंटिन्यू. नहीं चल रहा है तो मॉडिफाई. Basic algorithm. Right? So you keep modifying that and then ultimately it reconverges back and comes back to the aim. So this is where a gray system of an operation which has multiple chances of being modified, of failure, of success, all that keeps getting modified in real time by the commander who has the overall view. He keeps saying or she keeps saying कि भाई ये यहाँ पे change आ गया है. This decision point में this was a failure. So let's change the line of operation or the sub line of operation to this. And that's how you keep changing, evolving, and that whole thing becomes a fluid sequence of lines which are flowing towards the aim finally and ultimately converging onto that. Right, sir. So you've broken down a gray into subsets which finally come down to a black and white. कि भाई इस सोल्जर ने ये काम करना है, तब जाके जो है वो 10 सोल्जर का काम ऐसे होगा, तब जाके 10 सोल्जर का जो है 100 सोल्जर का काम ऐसे होगा, तब जाके जो है एक बटालियन का काम ऐसे होगा, तब जाके एक एंड अप द चेन, राइट? सो दोज ग्रेज हैव नाउ बिकम ब्लैक एंड वाइट एट द माइक्रो लेवल. So I've tried to do something similar. So in all our processes, I have tried to break it down to those minuscule parts where it becomes black and white, and I have let
the people who are working under me take decisions as per their own decision points. Yes. And I have kept an eagle's eye view, and I do keep a check ki whether ultimately the thing is going as per plan or not. Are timelines being met? Are goals being met? Are outcomes being met? So that's how I think I have adapted the Forge to corporate life and removed the grey, so to say, at the micro level, while keeping a little bit of grey because grey तो रहेगा, fluidity तो रहेगी. That's what has been done. Yeah. मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि कर्नल साहब वॉज क्लियर्ड फॉर हिज ब्रिगेडियर रैंक, बट फिर भी आपने एक डिसीजन लिया कि आपने फौज छोड़ दी. अब इससे मैं कोरोलरी बनाने की कोशिश करूँगा और मंच और बंदूक में आपके कंधे से चलाऊँगा. Okay. क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आज के वक्त में हमारे ऑफिसर्स, हमारे मेन, दे आर लीविंग आर्म फोर्सेस फॉर सर्टेन रीजंस प्रायर टू देयर सुपरएनुएशन? और ये आजकल का बहुत गंभीर टॉपिक चल रहा है. हाँ बिल्कुल. देखो, एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स, यस डेफिनेटली देयर इज़ अ मार्क डिफरेंस कि भी हाँ कि भाई लोगों ने जो है वो डिसाइड करना शुरू कर दिया कि भी जल्दी डिसाइड करना शुरू कर दिया कि वो छोड़ेंगे. वो अब वो किस कारण से छोड़ रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. वो मेरे हिसाब से जो है जो 2-3 जो मेजर जो कारण है, मुद्दे जो हैं, हाँ जो मुद्दे जो हैं जो उनको नज़र में आते हैं. पहला तो होगा कि भाई देखिए हमारा इतना स्टीप पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है ना आर्म फोर्सेस में कि सूनर और लेटर जो है एक जाके रैंक पे कोई ना कोई रुकेगा और उसको लगेगा कि इससे आगे तो मैं अभी बढ़ने नहीं वाला हूँ. राइट. एंड अनफॉर्चुनेटली जो क्या होता है कि हमारे फौज में जैसे आपका रैंक रुक जाता है तो उसके बाद में आपका एक परसीव्ड इम्पोर्टेंस जो है कम हो जाता है. राइट. लाजमी है. हाँ, तो उनको लगता है कि अच्छा इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स उनको नहीं मिलती हैं, जो थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड वर्क है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्क नहीं है, उसमें उनको लगना पड़ता है उनको. तो जाहिर है अगर एक आदमी जो है वो रुका है एक पर्टिकुलर रैंक में क्योंकि पिरामिड स्टीप था, क्योंकि सिर्फ 40% लोगों ने आगे के लिए उनके लिए वैकेंसी थी. जी सर. तो उसके पास तो पूरी कैपेबिलिटी अभी भी है. उसको तो लगेगा ना कि भाई मैं तो भाई ऐसे करने में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई वांट टू डू, आई एम स्टिल वर्थ डूइंग बेटर, मैं तो और भी अच्छा कर सकता हूँ मैं. बिल्कुल. तो उसको लगेगा मैं छोड़ के मैं लेट मी ट्राई समथिंग आउटसाइड. जी. इट इज़ डेफिनेटली मेरे को जो है वहाँ पे सक्सेस मिलेगा. कॉन्फिडेंस होता है लोगों में एंड जायज़ भी है. कैपेबिलिटी है तो कॉन्फिडेंस भी होगा. सो दैट एक मुद्दा वो है कि भाई डिससेटिस्फैक्शन विद द पिरामिड. दूसरा है कि भाई पर्सनल कारण हो सकते हैं कि आपको जो है आपके परिवार को ज़्यादा ज़रूरत है आपकी. यू कांट अफोर्ड टू बी अवे, फील्ड में नहीं हो सकते क्योंकि मे बी आपके पेरेंट्स को रिक्वायरमेंट है, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को रिक्वायरमेंट है एंड यू कांट. तो यू टेक अ कॉल कि भाई अब बिल्कुल सर. आई हैव गिवन माई बेस्ट ईयर्स टू द फौज. मैंने 20 साल, 25 साल, 26 साल दिए हैं. मैंने भी 26 साल पूरे करके मैं आउट हुआ हूँ. मैं तो 26 साल प्लस 4 साल ट्रेनिंग, 30 साल मेरी ज़िंदगी, द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव गिवन टू द फौज. बट देन माई फैमिली रिक्वायर्ड मी, तो इसलिए आई टुक दैट कॉल. सेम है सर. हाँ बिल्कुल. तो एंड तीसरा हो सकता है कि भाई देयर इज़ कई लोग हैं जिनको जो है अगर वो कर भी रहे थे अच्छा, पर लेकिन जो है एक उनको आदमी नहीं मिला ढंग से जो कि जो उसको जो है ACR ढंग का दे सके, या फिर उसने जो है कुछ ऐसे लिख दिया जिसकी वजह से इसकी प्रमोशन रुक गई. तो वो बोलता है कि भाई मेरे को तो जो है ज़बरदस्ती मुझे जो है ऊपर नहीं जाने दिया गया. राइट. तो डिससेटिस्फैक्शन विद दी ऑर्गेनाइजेशन. There are methodologies, there are ways to approach the organization to get it rectified. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Yeah. तो वो भी लाजमी है. हाँ ठीक है. फाइनली पिरामिड तो पिरामिड ही है. पिरामिड ही है. तो ठीक है. तो अगर वो डिससेटिस्फाइड हुआ है उस वजह से कि भाई कहीं पे उसको ज़बरदस्ती नुकसान हुआ है, वो कहता है कि मैं तो अभी फौज में नहीं काम करना, मुझे बाहर जाके काम करना है. ठीक है ना. तो ये 2-3 कैटेगरीज जो मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं जो, तो ये है कि वाई पीपल वांट टू लीव. जी सर. कुछ लोग वो भी हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं अपना काम करूँगा मैं. अब मेरे को जो है बहुत हो गया अभी. आई डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर मेरे को ऑर्डर्स सुनने हैं मुझे. आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. आई हैव अ ड्रीम. वो ड्रीमर होना भी कई बहुत ज़रूरी है कई लोगों के लिए, है ना. एंड अक्सर जो है ड्रीमर्स जो हैं वो मिसफिट्स होते हैं फौज में, क्योंकि ड्रीमर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, उसका वे ऑफ वर्किंग एक्सेप्ट नहीं होता. फौज में ज़्यादा चाहिए थोड़े से स्ट्रेट लिस्ट कि भाई बाउंड्रीज के अंदर काम करने वाले.
तो ड्रीमर्स यूजुअली ऑल्सो आर सम हु वांट टू लीव अर्ली कि भाई लेट मी डू समथिंग यूनिक, अपना कुछ करके देखता हूँ मैं, काइंड ऑफ अ थिंग. सो लोग जा तो रहे हैं बाहर, बट येस एक क्या चीज़ हुई है, एक्सपोजर जो है बाहर के वर्ल्ड का, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट यू हैव टुडे इन आउटसाइड, जहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप, यू हैव पीपल हु आर वेटरन्स, जो उन्होंने सक्सेस मिला है उनको बहुत बाहर बिकॉज ऑफ समथिंग दैट दे डिड ऑन देयर ओन. तो उनको देख के भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि और अभी ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली? रिसेंट पास्ट में मेरे हिसाब से तो इंक्रीज़ हुआ है जी. कि कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि भाई जैसे ही मेरा पेंशनेबल सर्विस हो जाता है, आई नीड टू लीव, मेरे को जल्दी निकलूंगा तो मैं जल्दी बाहर सेटल होऊंगा, जो कि जायज़ बात भी है. आप जितना बाहर लेट होते हैं उतना ही सेटल होना मुश्किल हो जाता है. करेक्ट. फॉर वेटरन्स हु आर लिविंग एट द एज ऑफ 50, इट विल बी डेफिनेटली मोर डिफिकल्ट दैन समबडी हु लिविंग एट 40. जी. राइट. उसके पास तो 40 वाले के पास में अभी भी जो है एक्सेप्टेंस है कॉर्पोरेट में, 50 का जो है एक्सेप्टेंस कम हो जाता है, तो वो तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा. तो इसलिए आई थिंक द ट्रेंड इज़ कि लोग जो है दोज हु रियलाइज दिस, वो जल्दी निकलने की सोच रहे हैं, इसलिए द नंबर्स आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ दैट. I think the point of raising this question is just to sensitize that the loyalty of officers and personnel remains same for the organization. उसमें कोई change नहीं आता. हम फ़ौज के अंदर उसके दायरे में रह के भी सिर्फ फ़ौज के लिए प्रो वर्क करते हैं, फ़ौज के लिए अपनी बेस्ट लाइफ के बेस्ट ईयर्स टाइम को डेडिकेट करते हैं. और मेरे जैसे पॉडकास्टर्स फ़ौज के दायरे से बाहर जब हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, तब भी हमेशा हम फ़ौज के लिए ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं. मतलब आज जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फ़ौज से ही सब कुछ रिलेटेड है. या एब्सोल्युटली. सो द आइडिया इज़ कि हमारी जनता, ऑडियंस इस चीज़ से सेंसिटाइज हो कि फ़ौज जो है हमारी इकॉनमी का, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. इससे आप दूर नहीं भाग सकते. ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्वतंत्रता जो होती है ना, वो किसी के खून से ही, किसी के खून के बहने के बाद ही मिलती है. बिल्कुल. सो उस एहसास से ये मैं एक सेंसिटाइज करना चाह रहा था अपनी जनता को कि जो हमारी लॉयल्टी होती है हमारी फ़ौज के लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आता. रीजंस फॉर पीपल लीविंग can be justified, cannot be justified, can have multiple aspects, but जो सर ने बातों से हमें अवगत कराया उसमें एक बहुत ही सरलता से, सादगी से सर ने हर एक पॉइंट को टच भी कर दिया. थैंक यू सो मच सर फॉर दैट, बिकॉज इट टेक्स करेज टू डिस्कस समथिंग आउट ऑफ बॉक्स एंड समथिंग विच इज़ नॉन कॉन्टेम्परेरी. चलिए सर, अब हम थोड़ा सा बिट एड्यू करने वाले पहलू पे चल पड़ते हैं सर. सर, यू हैव सर्वाइव्ड कोबराज, यू हैव सर्वाइव्ड बॉम्ब ब्लास्ट, यू हैव सर्वाइव्ड कॉम्बैट सर. व्हाट इज़ द अल्टीमेट चैलेंज फॉर यू टुडे सर? If you look into the mirror today sir, what do you see yourself as a colonel, as a VP operation, as a spiritual seeker, or that young boy who wants to understand what's his story going to be unfolded? So I think I'll always be that young boy looking for the next story. Next story. I've had a very vivid imagination right from my childhood, and I used to read books like crazy, है ना. मतलब ये होता था कि कोई मुझे बुक्स क्या, मुझे कुछ भी मिल जाए मैं पढ़ता था उसको. मैं कई घंटों तक जो है लोग ढूंढते रहते थे कि भाई कहाँ गया, तो मैं कहीं पे कोने में एक बुक पकड़ के मैं पढ़ रहा होता था मैं. बिकॉज बुक्स गेव मी a way into an imaginary world which I had not seen till that time. छोटा बच्चा क्या देखा होता है उसने, बट उसमें पढ़कर किस टाइप की कंट्रीज, प्लेसेस, इवन कॉमिक्स के थ्रू जो है, जो हम पढ़ते थे, हम अमर चित्र कथा पढ़ते थे या फिर जो है फैंटम पढ़ते थे, ऐसी चीज़ों में मतलब वन कुड एक्सेस places which one had never seen, right? Correct. And that gave me so much of imagination, the power of imagination, कि वो words के साथ में कैसे हम एक situation create कर सकते हैं, हम कैसे हम नई चीज़ें बना सकते हैं, वो कौन सी एक ड्रीम्स हम अपने लिए एक ईजाद कर सकते हैं हम, कि भाई
ये भी मैं करना चाहता हूँ, मैं वो भी देखना चाहता हूँ मैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको वो ड्रीम कैसे करोगे आप? बट वो बचपन से जो इतना पढ़ा मैं, इतना मैंने अब्जॉर्ब किया मैंने, तो दैट हेल्प मी टू ब्रिंग आउट लाइक माई स्टोरीज जो हैं, जो उसके अंदर Delirium. yeah, there are a few of these are from my childhood, right? They're actual stories from my childhood. There is one about a boy who's reading a book under the bed. The ghost. The ghost, right? Even as a ghost, that child likes to read books. So I want to be that boy who's always got a dream coming up. कि भाई अगला सपना क्या है? Because I think if we think कि भाई अभी सपना देखना बंद हो गए हम, तो that means we have stopped evolving now, right? If you don't keep dreaming, you will never keep aspiring. And if you don't aspire, you will never grow, right? If you don't grow, you stagnate. If you stagnate, that means you have let go of your life and thinking कि बस अब यही है और आगे कुछ नहीं है. And that I think is the first start of your downfall. That is the first start of your going into senility कि भाई अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब और कुछ नहीं कर सकते हैं. I don't never want to be in that stage. मेरे को तो अभी भी लगता है कि मैं अभी भी कि और भी बहुत कुछ है करने के लिए मेरे को ज़िंदगी में. हमने आपके बाकी के पहलू को बताया नहीं अपनी ऑडियंस को. द बाइकर साइड ऑफ कर्नल आदित्य कठुरिया. बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं. एंड मैं अपनी जनता को ये भी बताना चाहूँगा दैट आई हैव रिक्वेस्टेड कर्नल कठुरिया दैट आने वाले वक्त में वो थोड़ा हमारे साथ समय बिताएं. आजकल मुझे अग्निवीर के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं. एंड सर हैज़ बीन इन द चेयर विच वॉज sort of not decision making, but then a place where the R&D happened. So I'm sure there'll be a lot of insights for a lot of people who want to talk a lot about Agniveer. और उस खुलासे में मैं कर्नल्स का ईगल आई व्यू लूँगा जो उस जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे उसको उसका R&D करना था. और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा सीनियर रैंक्स को बुलाने की जो इस चीज़ से शायद मना करते हैं. एंड मेरे पहले पॉडकास्ट में एक जर्नल साहब ने इस चीज़ के फॉर्म में बात करी थी. सो आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट कि हम एक ही माइंड फ्रेम से चलें. आइडिया इज़ टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उससे हम जो सही चीज़ निकाल सकते हैं हम उसी को हम एज अ टेक अवे लेके चलें. सर आपने ऑलरेडी इतना बेहतरीन मैसेज दिया है, बट स्टिल एज अ फॉर्मल वे बिफोर यू बिड अड्यू टू योर ऑडियंस, व्हाट आर योर वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर योर ऑडियंस सर? Over to the audience, sir. So words of wisdom, I don't know whether to call it wisdom or not. I think words of experience is better. So I have 3 thoughts that I put on permanently on my body in form of tattoos, right? Because there are 3 things which I firmly believe in, and these 3 things I want to share because I think it affects सभी को affect करेगी ये equally. So the first one is scars are stories written on the body. Every scar I have makes me who I am, right? I have about 13, 14 scars from the time I was injured in an encounter in counterinsurgency. So those plus other scars. So they're all stories, right? Everything tells about a particular thing. It makes you think in a particular way. That experience changes you. So they are all stories that they have written now, imprinted on your body permanently, right? And they are the ones who actually make you who you are, because they have affected your thought process, the way you think, and put you onto a particular path. So accept those scars. Every scar, every experience makes you a better person, makes you who you are today, and it will continue to make you who you are tomorrow. So accept those scars. The second is something that I tattooed on my chest so that I can see it in the mirror every day. And it's a take on William Blake's poem Tiger Tiger, which was written way back like 1790 or 94, something like that. It says, "Tiger Tiger burning bright, what thoughts you think this dreamless night?" So this is when I got approved for Colonel.
Tiger, the commanding officer of the CO, or the CO. So Tiger Burning Mate was basically to tell me that when I look in the mirror every day, that what is your thought today? What thoughts are you thinking today? What is the new thing that you have tried today? Or are you still stuck in the past, right? So if you don't keep thinking about innovation, about change, about becoming even better, about trying something new, you're going to stagnate. What I talked about short while ago. So this is the second thing that I keep looking in the mirror every day still, and that forces me to get out of my sense of कि थोड़ा आराम कर लेते हैं type से, वो नहीं होना चाहिए. And the third one, which has been my motto throughout my life, is a slok from the Gita. It is Gate shoko na kartavyo bhavishyam naiv chintayet, right? So vartamanen kalen vartayanti vichakshana, which means basically कि your never regret the past, never worry about the future, live in the present and make the most out of it, which has been my philosophy. Why? Because we get so distracted by what has gone past. We keep regretting that कि अरे क्या हो गया, वो उसी के बारे में बात करते रहते हैं, या फिर हम ये चिंता में रहते हैं कि अरे उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, hypothetical situations, that we forget to make the most of the present. And I think this is the most important for us, that if we don't maximize our today, there is no progression. But then you are losing these valuable amounts, these seconds, valuable minutes, valuable hours of your life, which you will never get back. Right. एक बार जिंदगी आती है, उसको पूरा जीना है. These are the three things I think that I want to share with the audience, and I hope that they make an impact on every one of you. It will definitely, sir. Yeah. Because I firmly believe, sir, हम सबकी एक audience है, sir. और उन audience की भी एक audience है. Yeah, true. So it's not that हम ओपन डोमेन में कुछ बातें करेंगे, यूनिवर्स में हम अच्छी विचारधारा डालेंगे, तो क्या वो कोई सुनेगा नहीं? वो पक्का सर सुनता है, बिकॉज हमारा यही पर्पस है. वी आर डिजाइन, वी हैव बीन डेजिग्नेटेड बाय दैट अल्टीमेट पार. हर एक क्षण तो लिखा गया है सर. आपने भगवत गीता का सार बताया, उसका श्लोक बताया, तो ये सब चीज़ें सर कहीं ना कहीं तो और सुप्रीमो ही हैंडल कर रहा है. छोटे छोटे तो पर्सनल एजेंडाज में जियो पॉलिटिकल एजेंडाज मैनेज हो रहे हैं, वो दे आर नॉट सुप्रीमोज. Absolutely. Sir, I'm honestly, sir, overwhelmed, and I'm very happy, sir, we could have this very intense and very close, candid conversation. The point is, sir, I wasn't aware about your combat part, and I wish I could have actually stretched or stressed more on that part, because कहीं ना कहीं मेरी ऑडियंस को गोलियों की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़ख्म ज़्यादा देखने में मज़ा आता है. सो उस पहलू को मैं उतना टच नहीं कर पाया, बट ये बिल्कुल क्लियर है कि कॉम्बैट में भी आपने बहुत कुछ सहन किया है, which has actually evolved you. My deepest thanks to you, sir, and I feel very happy, sir, that you could take out time from your busy schedule of the VP operations and come and had this candid conversation, but at the same time, touch upon various facets and various aspects, which is actually the burning topic of this world, in this new world order, and it's going to be challenging for us in case if we don't step up, in case we don't look for that innovation in our mindset first, and then of course in the armed forces. And what your company is doing is phenomenally one of the remarkable innovations that obviously is getting its due, and I only wish that your company and you on a personal level continue to stay grounded as a storyteller. And since you answered one of my questions, and you said that you want to be that small little child just waiting to see his stories unfold, so I somewhere have this intuition and a gut feeling कि आगे आने वाले वक्त में हमें आपके थ्रू और नई किताबें पढ़ने को मिलेंगी. Wishing you all the best, sir, from Commander Victor Mike. Thank you so much, sir, for joining me. Thanks a ton. It was a real pleasure. Right, and great talking to a friend who we
had such nice times with when we were learning to step out of those the uniform and trying to make a new life for ourselves. और मैं एक और बात बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि हम IFT की मैनेजमेंट क्लास में हम फ्रंट बेंचर्स वाले होते थे, नॉट द बैक बेंचर्स. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for that. माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, आज का जो एपिसोड था इट वाज pretty intense. I kept, listening to this entire conversation of Colonel Advitya Kathuria, realizing that how much this human has gone through in his life in terms of not just the physical pain, but the heartfelt or a mental agony when you see yourself so handicapped that you can't even provide a bottle of water to a dying, thirsty child. As a soldier myself, I understand this pain because we come across certain realities of life, of humanity, which is not discussed in open forums. And even if it is discussed, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं. तो मेरे जैसे पॉडकास्टर्स का ये दायित्व बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस अंश को हम आपके सामने बार बार लाते रहें कि शायद आप इतनी बेहतरीन ऑडियंस में कई लोग होंगे जो उससे कनेक्ट करें, एंड शायद आप में से कोई हमारा लीडर बने जो उस चीज़ को समझे और उस चीज़ को चेंज करने की क्षमता भी रखे और वो नीयत भी रखे. मैं आप सभी का फिर तहे दिल से धन्यवाद करूँगा. आप सभी के सपोर्ट से मैं आज तक यहाँ पहुँच पाया हूँ और आपके सपोर्ट से मैं आगे भी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आप सब तक ला पाऊँगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए कितना मैटर करता है. इस सब्सक्रिप्शन से ना ही सिर्फ मेरा मैं खुद को एक सेटिस्फाइड ह्यूमन फील करता हूँ, मेरी जो टीम जो इस पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत करती है उनको भी ऐसा महसूस होता है कि आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आप हमसे जुड़ रहे हैं. सो शायद ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, पूरी आवाम के लिए, पूरे उस हिंदुस्तान के लिए जिसमें लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, एक फ़ौजी जो पूरी ज़िंदगी महसूस करता है, निभाता है, उससे जुड़े रह सकें हम. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कमांडर विक्टर माइक्स चैनल. जय हिंद, जय भारत.